कहानी की शुरुआत कहानी 1996 के दौर में सेट है। आरंभ मुंबई में शीर्ष पुलिसकर्मियों, गृह मंत्री और रॉ मुखिया की बैठक के साथ होता है। देश क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। खुफिया एजेंसी को आशंका है कि गैंगस्टर भाइयों दया और येती उसमें कुछ बड़ी गड़बड़ी करने की तैयारी में हैं। सूचना के आधार पर पुलिस उनकी खोज में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित गांव रत्नागिरी पहुंचती है। वहां पर तस्कर मुरली शर्मा अवैध हथियारों की तस्करी समुद्र के जरिए करता है। लाल समुद्र के लोग मोटी रकम के बदले उसके लिए काम करते हैं। समुद्र तट के किनारे बसे 4 गांवों को लाल समुद्र कहा जाता है। पुलिस कर्मियों की मुलाकात सिंघप्पा से होती है। वो बताते हैं गांव वासियों ने ये काम बंद कर दिया है। अब हमें देवरा को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ एक विदेशी जहाज को लूट रहे होते हैं। तभी एक भारतीय सैनिक कप्तान से कहता है, भारतीय सैनिक हूँ, हमें सूचना मिली है कि रूस से अवैध हथियार इस जहाज से लाए जा रहे हैं। हमें इस जहाज की जांच करनी होगी और सभी ऑफिसर जहाज की जांच में लग जाते हैं। दूसरी ओर देवरा अपनी पूरी टीम के साथ चोरी को अंजाम दे रहा होता है। ये सभी इतनी सफाई से चोरी को अंजाम देते हैं कि किसी को भनक तक नहीं लगती कि जहाज पर क्या हो रहा है। लूटा हुआ माल मुर्गन के पास लाया जाता है। दूसरे सीन में देवरा को अपने घर में उसकी माँ और पत्नी के साथ दिखाया जाता है। उसकी माँ कहती है, जब तक मैं तुझे देख न लूं मुझे चैन नहीं आता, और वो अपनी कुछ बीती हुई बातें बताती हैं। दूसरी ओर देवरा अपने बेटे को अपने पूर्वजों की कहानी सुना रहा था। उसका बेटा उससे कहता है, मुझे अपने पिता की कहानी सुननी है, देवरा की कहानी। देवरा अपनी कहानी उसे सुनाने लगता है। अगले सीन में देवरा एक बच्चे को पढ़ने के लिए कुछ पैसे देता है और उसकी अच्छी पढ़ाई की कामना करता है। अगले सीन में कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो गांव में होने वाली शस्त्र पूजा की बात कर रहे होते हैं। इसी दौरान भैरा और देवरा के बेटे के बीच लड़ाई हो जाती है। इसके बाद शस्त्र पूजा को दिखाया जाता है। गांव की मान्यता के अनुसार 2 पक्षों के बीच लड़ाई होती है। जो पक्ष जीत जाता है उसे शस्त्र दिए जाते हैं। इस शस्त्र पूजा में देवरा और भैरा दोनों भाग लेते हैं। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है जो सुबह तक चलती है। भैरा से लड़ते हुए देवरा कहता है, देवरा ने जो कह दिया वो कह दिया। आखिरकार देवरा जीत जाता है और अपने दोस्त से कहता है, सभी शस्त्रों को यहाँ से ले जाओ। अगले ही सीन में एक बस ब्लास्ट होती है सभी यात्रियों सहित, जिसमें एक लड़के की मौत हो जाती है। ये वही लड़का था जिसे देवरा ने पढ़ाई के लिए पैसे दिए थे। दूसरी ओर मुर्गन सभी को बैठक में बुलाता है और कहता है, जहाज माल लेकर निकल चुका है। वहीं देवरा इस काम को करने से मना कर देता है, लेकिन भैरा इस काम के लिए तैयार हो जाता है और वहां से चला जाता है। तभी देवरा का दोस्त उससे कहता है, तेरे मना करने के बावजूद सभी लोग समंदर में जा रहे हैं। अगर तुम साथ रहोगे तो सभी बचकर वापस आ जाएंगे। देवरा भी वहां जाता है। जहाज को दिखाया जाता है। सभी लोग माल लूट लेते हैं। सभी वापस आ रहे थे। तभी भारतीय सैनिक आ जाते हैं और पूछते हैं, कहाँ से आ रहे हो? देवरा जवाब देता है, शिकार से आ रहे हैं। ऑफिसर को उन पर शक होने लगता है। तभी पानी के अंदर से देवरा के साथी बाहर आते हैं और सभी को पकड़ लिया जाता है। ऑफिसर कहता है, तुम्हारे पूर्वजों ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन तुम लोग ये करोगे इसकी उम्मीद नहीं थी। अगर पिछली बार मैंने तुमको पकड़ लिया होता तो उन हथियारों से ली गई जानों को बचा सकता था। इसी दौरान उस ऑफिसर को पता चलता है कि उसके घर एक लड़की का जन्म हुआ है। तभी बहरा अपनी कुल्हाड़ी से ऑफिसर पर हमला करता है और उसके सभी साथी बाकी सैनिकों पर हमला कर देते हैं। देवरा सभी को ऐसा करने से रोकता है और उस ऑफिसर से वचन देता है, अब लाल समुद्र से किसी बच्चे को खतरा नहीं होगा। और अगले सीन में माल मुर्गन के पास लाया जाता है। देवरा मुर्गा से कहता है, ये माल क्या है मुर्गा? और वो कहता है, ये भी एक शस्त्र है लेकिन थोड़े एडवांस, और माल ले जाने को कहता है। देवरा कहता है, माल कहीं नहीं जाएगा। सभी के बीच थोड़ी सी लड़ाई होती है और देवरा माल को खाई से नीचे ढकेल देता है, जिससे माल नष्ट हो जाता है और वो मुर्गन के लिए काम करने से इनकार कर देता है। गांव के बाकी लोगों को भी ये काम करने से रोक देता है। ये बात दूसरे गांव के मुखिया भैरा को रास नहीं आती। तिल मिलाया भैरा देवरा को मारने की साजिश रचता है। हालांकि दांव उल्टा पड़ता है। देवरा बहुत ही क्रूरता के साथ सभी को नष्ट कर देता है। एक पत्थर पर उसका लिखा हुआ संदेश सभी को मिलता है। उसके बाद समुद्र में अपना खौफ बनाए रखने को लेकर देवरा रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। भैरा के उकसाने पर कुछ लोग समंदर में उतरे, लेकिन देवरा ने उन सभी को अधमरे से हालत में तट के किनारे छोड़ दिया। अब देवरा के डर से कोई समंदर में लूटने नहीं जाता है। अब सभी लोग बस मछलियां पकड़ने के लिए समंदर में उतरने लगे। अब सभी लोग बहुत मेहनत और लगन से अपना काम करने लगे थे और देवरा की पत्नी उसके लौटने की राह देख रही थी। और देवरा को वापस लाने के लिए भैरा ने शस्त्र पूजा के खेलों को मौत का खेल बनाकर देवरा के कुछ लोगों को मार दिया और कुछ को जीने लायक नहीं छोड़ा। उस साल से शस्त्र पूजा में होने वाले खेलों को रोक दिया गया।
लेकिन देवरा पर्वत पे नहीं लौटा। देवरा और उसके डर को नई पीढ़ी के मन से मिटाने के लिए भैरा ने कुछ लड़कों को अपनाकर अपनी छाया में ले लिया और उनकी एक निडर सेना बनाने में जुट गया। कहानी 12 साल आगे बढ़ती है। भैरा का मिशन देवरा को मारना है। भैरा ने एक बहुत ही खूंखार सेना बना लिया था। सभी देवरा के खून के प्यासे थे। वहीं देवरा का बेटा वरा जवान हो चुका है और वो समंदर से शार्क मछली को मारकर समंदर के तट पर लाता है। उसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और वरा के दोस्त सभी को वरा के बहादुरी की कहानी सुनाते हैं। सभी उसका मजाक उड़ाकर वहां से चले गए। दूसरी ओर देवरा की माँ और पत्नी देवरा के बारे में कुछ सुनकर उसे ढूंढने के लिए तट की ओर गए हैं। वरा अपनी माँ और दादी को घर ले जाता है और उनको समझाता है। और दूसरे सीन में भैरा के बेटे को दिखाया जाता है जो अब जवान हो चुका है, जो रैप्पा की बेटी तंगम का हाथ पकड़ने की बात कर रहा था। और अगले सीन में रैप्पा को दिखाया जाता है उसकी बेटी की शिकायत एक महिला कर रही थी। वरा के दोस्त उसे बताते हैं कि तंगम तुझे चाहती है और उसे तट के किनारे ले जाते हैं। तंगम भी वहाँ एक नाव बना रही थी और वो वरा से कहती है कि ये नाव मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। वरा कहता है कि मैं रायप्पा से मिलने के लिए आया हूँ और वो रायप्पा से शस्त्र पूजा के बारे में बात करता है। यह सुनकर तंगम बहुत खुश हो जाती है। वरा रायप्पा से कहता है कि हर बार दूसरे गांव वाले शस्त्र ले जाते हैं, इस बार बिना लड़ाई के शस्त्र गांव में आने चाहिए। इसके लिए आपकी मदद चाहिए। रायप्पा मान जाता है और भैरा से मिलने के लिए चला जाता है। रायप्पा भैरा से कहता है कई साल से इसके गांव में शस्त्र नहीं आए, इसलिए इसके गांव में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। अभी शस्त्र पूजा फिर से आ रही है और मैं चाहता हूँ कि इस बार शस्त्र इनको मिले। भैरा कहता है मेरे सामने रोने से अच्छा है जा समंदर के सामने रो तो तेरा बाप आकर तेरी मदद करेगा। सभी लोग उसकी बेइज्जती करके वहां से चले जाते हैं। दूसरी ओर शस्त्र पूजा को दिखाया जाता है। वहां कहा जाता है कि इस बार भी शस्त्र पूजा ऐसे ही खत्म हो जाएगी या फिर संग्राम होगा। वरा कहता है औरतों और बच्चे चले जाएं तो संग्राम होगा। सभी लोग आश्चर्यचकित होकर वरा को देखते हैं। भैरा कहता है अखाड़ा तैयार करो। शस्त्र पूजा के खेल को वरा जीत जाता है। दूसरी ओर भैरा रायप्पा से कहता है देखा हमारे साथ क्या धोखा हुआ है, सभी को नशे की दवाई मिलाकर ये खेल जीता है। रायप्पा कहता है जो होना था वो तो हो गया, उसमें कोई क्या कर सकता है। अगर ये लोग नशे की हालत में गिरे होते तो अब तक नशा उतर चुका होता, ऐसे खाट पर पड़े नहीं होते। कल रात तूने उसकी आंखों में घबराहट देखी पर मैंने उसकी आंखों में हिम्मत देखी। और इधर तंगम यही सोच रही थी कि वरा सभी को नशे में डालकर हरा दिया। और दूसरे सीन में भैरा को उसके बनाए गए सेना के साथ दिखाया जाता है। सभी अपने हथियार की धार तेज कर रहे थे और कहते हैं हथियार के धार तेज हो चुके हैं भैरा, हमें बताओ समंदर पर लड़ने कब जाना है। और तभी उनका एक साथी और आ जाता है और वो कहता है कि कोस्ट गार्ड वाले हमें अच्छी नौकरी दे रहे हैं, आज तक जो तुमने सिखाया है वो हमारे बहुत काम आ रहा है, आज से ये काम मैं छोड़ रहा हूँ। और वो वहाँ से जाने लगता है। सभी लोग मिलकर उसे मार देते हैं। और तभी मुर्गन वहाँ आता है और कहता है कि इतने सालों बाद उसे कैसे याद किया। भैरा कहता है अब फिर से समंदर में उतरने का समय आ गया है। मैंने अभी तक जिन लोगों को तैयार किया है वो किसी को भी हरा सकते हैं और माल के साथ देवरा का सर भी ला सकते हैं। मुर्गन कहता है देवरा जब तक जिंदा है मैं खतरा मोल नहीं ले सकता, कुछ भी ऊपर नीचे हो गया तो देवरा मुझे भी जान से मार देगा। तुम लोग पहले देवरा को खत्म करो, मैं हर हफ्ते माल भेजकर पैसों की बारिश करता रहूंगा। भैरा ने अफवाह फैला दी कि देवरा अब जिंदा नहीं है और ये अफवाह हवा की तरह फैल गई। भैरा ने यह सब जानबूझकर किया ताकि देवरा अपने घरवालों से मिलने के लिए आए। देवरा रात को घरवालों से मिलने के लिए आया और सभी लोग घात लगाकर बैठे थे, जैसे ही देवरा आए उसे खत्म कर देंगे। सभी उसका पीछा करते हैं पर देवरा सभी को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। देवरा आया था ये बात आग की तरह फैल गई। देवरा की पत्नी माँ से पूछती है कि अब कैसा है वो। उसकी माँ कहती हैं बिल्कुल वैसा ही, बस कुछ बाल सफेद हो गए हैं। वरा सभी के ऊपर भड़क जाता है और कहता है कि कभी उसने हमें पूछा है कि हम कैसे हैं, इतने साल बाद उसकी असलियत नहीं देख सकते, वो बस अपनी माँ को देखने के लिए आया था, हमें देखने के लिए नहीं। कब समझोगे तुम लोग वो हमारे लिए वापस नहीं आएगा। और दूसरी सीन में मुर्गा भैरा से कहता है क्या तुम्हारे आदमी तैयार है। भैरा को उसके ही आदमी के द्वारा उसको चोट पहुंचाया जाता है। भैरा उससे पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहता है देवरा ने मेरे पिता को मारा था, इसलिए देवरा को मैं ही मारूंगा। और दूसरे दिन में वरा की बहन को भैरा के आदमी द्वारा छेड़ा जाता है। वरा को यह बात जब पता चलती है तो वो उन सभी के पास जाता है और सभी बहुत मारता है और तंगम यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है। दूसरी ओर सभी लोग वरा को बताते हैं कि कल जिन लोगों को तुमने मारा था उनमें से एक मर चुका है और साथ ही सभी कहते हैं कि अगर तुम साथ दो तो हम किसी को भी हरा सकते हैं। वरा सभी को मना कर देता है और कहता है मैं भैरा से जाकर माफी मांग लूंगा। और वरा भैरा से मिलने चला जाता है।
वहां पहुंचकर वरा बहरा से कहता है कि वो कैसे मर गया मैं नहीं जानता। वो खुद को बहुत ही कमजोर साबित कर देता है। बहरा कहता है कि मेरे लड़कों से हाथ मिला ले, आज वो लोग समंदर से माल लूटने जा रहे हैं, जा उनकी मदद कर, तू हमेशा मेरी छाया में रहेगा। वरा सभी के साथ जाता है। उनमें से एक उसे हथियार देता है और कहता है कि अगर देवरा से लड़ना पड़े तो ये काम आएगा। वरा मना कर देता है। सभी माल लूटने लगते हैं। माल लूट के जब सभी वापस आ रहे थे तभी सभी को कुछ हलचल दिखाई देती है। सभी अपना अपना हथियार निकाल लेते हैं और पानी में फायरिंग करते हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर अचानक से एक नाव में आग लग जाती है। सभी नाव से कूद जाते हैं और तभी एक हथियार वाले हाथ को दिखाया जाता है जो सभी को मार रहा था। और दूसरे सीन में वरा की माँ को दिखाया जाता है जो सिंगप्पा से कहती है कि वरा बहरा के आदमियों के साथ माल लूटने गया है, देवरा के विरुद्ध जा रहा है। सिंगप्पा उससे कहता है कि तेरे पति को हम सबको छोड़कर गए, बहुत साल हो गए हैं, देवरा कब का मर गया और हम सबसे दूर जा चुका है, और इतने सालों से बुराई से समंदर की रक्षा करने वाला योद्धा कोई और नहीं, तेरा बेटा वरा है। और दूसरी ओर वरा बहुत आसानी से सभी का सफाया कर रहा था और सभी को तट पर ले आता है और तभी सिंघप्पा भी वहां आ जाता है। वरा कहता है इन्हें देखकर अब कोई भी समंदर में जाने से डरेगा। वरा ने सभी को जान से नहीं मारा था, बस उनके पीठ पर एक खतरे का चिन्ह बनाया था। वरा सिंघप्पा से कहता है कि यही निशान मेरे भी पीठ पर बना दो ताकि सभी को लगे कि मेरे बाप ने गलत करने वाले मुझे भी नहीं छोड़ा। सिंघप्पा वरा को मना कर देता है। वरा एक हथियार को नाव के आर पार करके खुद ही निशान बनाने लगता है और बेहोश हो जाता है। और पुलिस वाला पूछता है कि कौन था जिसने देवरा को मारने की हिम्मत की, कौन था जिसने उसके सीने में खंजर उतारा था, और वरा को दिखाया जाता है। और ये कहानी यही समाप्त हो जाती है। और दूसरे पार्ट में हमें देखने को मिलेगा कि देवरा क्यों मरा। तब तक के लिए हमारे चैनल इट्स ओरिजिनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।